Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to your very own channel Speak English with Fahad. This is me, Javeria Rai, cooperating with Professor Fahad in order to elaborate and explain the optional subject Public Administration. आज का ये मेरा सेकेंड लेक्चर है और बेसिकली अगर हम लोग लेक्चर के बारे में बात करें तो ये जो लेक्चर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है क्योंकि एक टॉपिक है और ये बहुत लेंथी और इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए आपको अच्छे तरीके से ताकि क्लियर हो जाए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जब इसके तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं बेसिकली सर फाहद को वो डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कर दूंगी, तो सर फाहद आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में बॉयज और गर्ल्स ग्रुप में वो शेयर कर देंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक के ओवरव्यू की तरफ कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। वो है इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, डेमोक्रेसी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एफिशिएंसी एंड इक्विटी। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन आवर कंट्री हैज टू ग्रैपल विद मल्टीवेरियस इश्यूज। अब ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है किसी भी मुल्क में, ठीक है, किसी भी मुल्क में हैज टू ग्रैपल मीन्स स्ट्रगल करना विद मल्टीवेरियस इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज के साथ इसको स्ट्रगल करनी पड़ती है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 7 सच इश्यूज। हम लोग आज ये 7 इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे विच यू कैन रिमेम्बर इन द फॉर्म ऑफ एक्रोनिम, जिसको आप लोग एक्रोनिम के फॉर्म में याद रख सकते हो, जो है बैड स्टेप। B for behavior, A for attitude, D for demographics transition, S for society, T for technology, E for economy, P for politics। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम बिहेवियर के बारे में। तो 4 टाइप्स ऑफ बिहेवियरल चेंजेस। अब यहाँ पे हमने कितने 4 टाइप्स पढ़नी है बिहेवियरल चेंजेस के बारे में। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी आपको, उसके बाद जो रिटन नोट्स होंगे वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से लास्ट वीडियो के बाद शेयर करूंगी लास्ट में। चलें, फिर एग्रेसिव मीडिया के बारे में सबसे पहले, उसके बाद वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी, फिर है एंड इंक्रीजिंगली एसर्टिव जुडिशरी, और 4th पे अ हाईली चार्ज पॉलिटिकल एलीट। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एग्रेसिव मीडिया क्या होता है। ठीक है, एग्रेसिव मीडिया जो डिमांड कर रहा है वो क्या कर रहा है, ओपननेस डिमांड कर रहा है। किसी भी गवर्नमेंट की डीलिंग, जो भी गवर्नमेंट डीलिंग करती है उनसे क्या कह रहे हैं कि वो मीडिया को बताया जाए, मीडिया पे लाया जाए ताकि सारी अवाम जो उससे जान सके। और उसके बाद आफ्टर द विकीलीक्स बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसके बाद से जो आवर टॉप मोस्ट सीक्रेट्स हैं आर नाउ ओपन सीक्रेट्स। जो टॉप मोस्ट सीक्रेट्स हैं किसी भी कंट्री के वो क्या है, ओपन सीक्रेट है। नेक्स्ट है वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी। वाइब्रेंट मीन्स ब्राइट। हम बात करें यहाँ पे ब्राइट सिविल सोसाइटी की, जो उसमें क्या कहती है, जो वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी है वो ये दावा करती है कि जो उनकी इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी है वो जो डिलीवरी है उसको इफेक्टिव बनाया जाए और उनको क्या कि उनको बिल्कुल भी ट्रेडिशनल एक्सक्यूजेस जो गवर्नमेंट के उससे कोई भी कंसर्न नहीं है। उनको सिर्फ अगर कंसर्न है तो सिर्फ अपनी सर्विसेज से। उसके बाद बात करते हैं इंक्रीजिंगली असर्टिव जुडिशरी। जो इंक्रीजिंगली असर्टिव मीन्स होता है कॉन्फिडेंट। जो जुडिशरी है वो किस में मेनली इंटरेस्टेड है, अकाउंटेबिलिटी में इंटरेस्टेड है, बल्कि जजेस इस मामले में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि जो बाकी जो है जो प्रोसीजर्स हैं जो वो क्या सर्विसेज दे रहे हैं, इसके निस्बत के वो खुद क्या सर्विसेज दे रहे हैं हमें, वो दूसरों की सर्विसेज में ज्यादा इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट आ जाती है अ हाईली चार्ज पॉलिटिकल एलीट के बारे में बात करते हैं, जो कि अंडर प्रेशर है और वो क्या कहती है, वो डिमांड कर रही है हमसे मोर रोल इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन and is not content with just their traditional role of policy formulation। उसको बेसिकली क्या बात है इसमें कि उनको जो है उनका एक रोल है, ट्रेडिशनल रोल प्ले कर रहे हैं वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का, लेकिन वो अब क्या कर रहे हैं, मोर रोल्स मांग रहे हैं उनको। वो कह रहे हैं कि हमें ज्यादा रोल्स दीजिए इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दे आर डिमांडिंग मोर देन देयर शेयर इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। वो ज्यादा शेयर्स मांग रहे हैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं
एटीट्यूड के बारे में, तो देयर आर परसेप्टिबल एटीट्यूडनल चेंजेस इन द सिटीजन्स हु आर बिकमिंग एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स पॉपुलेशन। अब परसेप्टिबल आपको पता है कि किसी चीज का इदराक होना, पता चलना। अब एटीट्यूडनल जो है रिलेशनल होता है। अब जो है सिटीजन्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, सिटीजन्स क्या बनते जा रहे हैं, इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स पॉपुलेशन बनती जा रही है विद शिफ्टिंग एंड कॉन्ट्रडिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस, और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी क्या है, वो बढ़ती जा रही है। दे जेन्युइनली एक्सपेक्ट दैट गवर्नमेंट एजेंसीज विल प्रोवाइड अ लेवल ऑफ सर्विस कंपेरेबल टू दैट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। अब इसके मुताबिक जो है क्या पब्लिक क्या डिमांड करती है कि सिटीजन्स क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो ज्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी इंस्टेड ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जबकि हमारी सोच इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम लोग ये सोचते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा अच्छी हमें सर्विसेज देती है गवर्नमेंट की निस्बत, बट यहाँ पे मोस्टली लोगों का ये सोचना है। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन विच ऑलवेज अकम्पनीज इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद देयर हैज ब्रॉट फंडामेंटल चेंजेस इन द एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर ऑफ द सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये जो मॉडर्नाइजेशन है इसने क्या किया, बेसिक चेंजेस लेकर आई है एटीट्यूड्स और बिहेवियर में शहरियों के ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में। वंस सेट इन मोशन मॉडर्नाइजेशन बिकम्स अ सेल्फ रीइंफोर्सिंग प्रोसेस पेनिट्रेटिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड मल्टी डायमेंशनल चेंजेस इन एनी सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी के अंदर क्या करती है, सेल्फ रिइंफोर्सिंग, मतलब आप खुद को मजबूत बनाने का खुद को मजबूत बनाना सिखा रही है, और क्या कर रही है, ब्रिंग्स मल्टी डायमेंशनल चेंजेस लेकर आ रही है किसी भी सोसाइटी के अंदर। Consequently, people are now demanding greater say in public affairs. अब लोग क्या चाह रहे हैं कि उनको पब्लिक अफेयर्स में ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दिया जाए एंड ओपन गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक डीलिंग। और ओपन गवर्नमेंट हो और ट्रांसपेरेंसी मतलब क्लियरनेस हो, उनको क्लियरली बताया जा सके कि पब्लिक डीलिंग में हो क्या है। एंड एन अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल executive, there is a sort of dysfunctionality in the traditional state-society relations. Every successive generation of citizens expect far more than their parents expected from the political leaders and government servants in terms of service delivery. Basically यहाँ पे क्या बात करेंगे, जो हमारी सोसाइटी है, जो भी जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन की बारे में बात की जाए, मीन्स यूथ के बारे में बात की जाए, सिटीजन्स में से वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा एक्सपेक्ट करें, पॉलिटिकल लीडर्स और गवर्नमेंट सर्वेंट से, कि वो ज्यादा अच्छी सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ देयर पेरेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, इन सब चीजों को सोचते हुए, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, A civil servant needs to be very effective in services delivery. अच्छा, अब इन चीजों को देखते हुए कि जो लोग हैं उनकी सिविल सर्वेंट्स से ज्यादा उम्मीदें हैं, तो सिविल सर्वेंट्स को क्या होना चाहिए, ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए उसकी अपनी सर्विसेज डिलीवरी में, ठीक है, ज्यादा वैलिड होना चाहिए, एफिशिएंट एंड इट्स एग्जीक्यूशन एंड ऑनेस्ट एंड पब्लिक डीलिंग, ठीक है, इसको एफिशिएंट होना चाहिए, मीन्स वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए और ज्यादा ऑनेस्ट होना चाहिए पब्लिक डीलिंग में, फॉर द फेथफुल डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, ताकि वो फेथफुली अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज के से अंजाम दे सके। जैसे कि जो हम सब स्टूडेंट्स हैं, आप सब स्टूडेंट्स हो जो CSS कर रहे हो, और आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है जानना कि आप लोगों को फेथफुल होना चाहिए और ऑफिशियल ड्यूटीज के बारे में उनसे बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होना चाहिए। This in turn requires a public servant to be a very skillful executive, knowledgeable, a strategic planner and an emotionally stable person. अच्छा, और अब वो क्या कहते हैं, इसमें रिक्वायर्ड, उनको क्या रिक्वायर्ड है कि जो पब्लिक सर्वेंट है उसको बहुत स्किलफुल एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, नॉलेजेबल, जिसके पास इल्म हो वो होना चाहिए। बेसिकली नॉलेज, किताबों की नॉलेज की बात नहीं कर रहे, ये ओवरऑल नॉलेज की बात कर रहे हैं। आ स्ट्रेटेजिक प्लानर एंड एन इमोशनली स्टेबल पर्सन। अगर कोई शख्स इमोशनली स्टेबल होगा तो वो स्टेट को और लोगों के जितने भी डीलिंग्स है उनको हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक्स ट्रांजिशन। अब हम लोग B फॉर हमने बिहेवियर पढ़ा, A फॉर एटीट्यूड पढ़ा, अब थर्ड वन है D फॉर डेमोग्राफिक्स ट्रांजिशन। जो हमारी डेमोग्राफिक्स ट्रांजिशन है, ऑलमोस्ट
all the developing countries are passing through the most crucial phase of their demographics transition. अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी डेमोग्राफिक्स होता क्या है. बेसिकली जो डेमोग्राफिक है ये स्टैटिकल डेटा इसको कहते हैं, रिलेटिंग टू द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा है उसको कहते हैं, एंड पार्टिकुलर ग्रुप्स विद इन इट, और इसके अंदर जितने भी पार्टिकुलर ग्रुप्स होते हैं वो, और ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंजेस. उसके बाद जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं पाकिस्तान को मिला के, जितने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज गुजर रहे हैं इस फेज से, क्रूशियल फेज से, किससे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जिसमें रिलेटिंग टू द पॉपुलेशन ग्रुप्स और डेटास उनकी चेंजेस से गुजर रहे हैं. While the rate of childbirth is gradually falling in almost all the countries due to long-term changes in social values and growing prosperity. अब जो अगर हम लोग childbirth rate की बात करें वो gradually falling in almost all countries due to किस वजह से, ड्यू टू लॉन्ग टर्म चेंजेस इन सोशल वैल्यूज एंड ग्रोइंग प्रॉस्पेरिटी. उसके बाद जो डेथ रेट्स आर फॉलिंग इवन मोर रैपिडली बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, और जो डेथ रेट है वो भी कम हो गया किसकी वजह से, क्योंकि ज्यादा अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज आ गई हैं. Consequently, global population is growing, और इन सबको मिला के क्या है, जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो क्या, वो बढ़ रही है एट अनसस्टेनेबल रेट, क्रिएटिंग एन एजिंग वर्ल्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज. बल्ज मीन एक बम्प लेकर आ रहे हैं, मीन्स एक जंप जिसको कह लो आप लोग, बम्प आ रहा है डेवलप्ड कंट्रीज के दरमियान में. However, in the developing countries there is not only a youth bulge, सिर्फ एक यूथ बल्ज नहीं है, but also an aging bulge. सिर्फ यूथ ज्यादा नहीं है, बल्कि क्या है, एजेड लोग भी ज्यादा. Thus, we need more schools and greater job opportunities to educate and accommodate the young, as well as more health institutions and other related facilities to cater for our elderly citizens. अब इसमें क्या बात करेंगे, हमें स्कूल से ज्यादा स्कूल्स चाहिए, हमें ज्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज चाहिए ताकि हम अपनी यूथ को एजुकेट कर सकें, अकोमोडेट कर सकें यंग्स को. एज वेल हमें ज्यादा से ज्यादा हेल्थ इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एजिंग बर्ड्स भी बहुत ज्यादा है, एजेड पीपल भी बहुत ज्यादा है. उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए हमें एल्डरली सिटीजन्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए हेल्थ इंस्टीट्यूशंस भी बनाने हैं. Next, at the rapid urbanization being witnessed, and you could see a state which is overstretched and hence under stress. These changes in turn transform social life and political institutions, bringing rising mass participation in politics in the long run. अच्छा, अब यहाँ पे क्या बात करें, बेसिकली वो यहाँ पे क्या है कि जो रैपिड अर्बनाइजेशन है, हमारी शहरी जिंदगी है, ये देखी जा सकती है. यू कैन सी, आप लोग सब देख सकते हो, अ स्टेट, एक ऐसी स्टेट जो कि ओवरस्ट्रेच्ड है, जो कि खिंची हुई है, एंड हैज अंडर स्ट्रेस, और स्ट्रेस में भी है. दीज चेंजेस इन टर्न ट्रांसफॉर्म सोशल लाइफ, इसने क्या कर दिया, सोशल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को भी. क्या है, ये ज्यादा से ज्यादा मैस लेकर आए, पार्टिसिपेशन, पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेशन भी ज्यादा बढ़ रही है. इंशाल्लाह अब जो बाकी है हमारे पास, आज हमने बैग को सारा क्लियर किया, स्टेप को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, और बाकी भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लियर करेंगे. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज का लेक्चर भी क्लियर हुआ होगा. और पिछली वीडियो के लिए आप सबका थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना उसको लाइक किया, मुझे उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली. थैंक यू. इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.